नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 11 वितान से आज का पाठ है आलो अंधारी। इसको हम छोटे रूप में समझेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी है। ये एक तरह से ये आत्मकथा है जो कि एक गरीब नौकरानी की आत्मकथा है और वह उसकी छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है। उसके पश्चात उसको ससुराल में अपने पति से कितनी प्रताड़नाएँ मिलती हैं और समाज में लोगों से कितनी बातें सुनने को मिलती हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक स्थिति कैसी रहती है, आर्थिक तंगी किस तरह से झेलती है, वो सभी बातें इस कहानी के माध्यम से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं समरी के माध्यम से आपको ये आलो अंधारी पूरी कहानी यहाँ पर बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसमें कोई भी पक्ष ऐसा नहीं छूटेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। सभी पक्षों को शामिल करते हुए एक छोटी समरी तैयार की है जिसमें मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट सभी शामिल किए हैं क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, इसके लिए इसको समरी के माध्यम से समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आलो अंधारी। बच्चों, आलो अंधारी बेबी हालदार द्वारा रचित एक घरेलू नौकरानी की आत्मकथा है। बेबी अपने किराए के मकान में रह रही थी और उसके साथ उसके बच्चे भी थे। उसे इस प्रकार बच्चों के साथ अकेली देखकर लोग उसके पति के बारे में पूछते। वह किसी के भी प्रश्न का उत्तर न देकर बच्चों को अपने साथ ले जाती और काम की तलाश में निकल पड़ती। मेम साहब की कोठी के सामने की कोठी में सुनील नाम का 30-32 वर्ष का एक युवक रहता था जो मोटर चलाता था। वह बेबी को पहचानता था। बेबी ने उसे कोई काम दिलाने के लिए कहा हुआ था क्योंकि अब वह पुरानी कोठी में काम नहीं करती है। तो सुनील ने उसे एक साहब से मिलाया और पूछा कि वह क्या बंगाली है। तो बेबी ने हाँ बोला तो उसने काम पर रखने के लिए हाँ बोल दिया किसी एक साहब ने, जो कि वो भी बंगाली थे। इसके लिए बेबी बंगाली थी तो बेबी को भी काम पर रख लिया। फिर बेबी के हाँ कहने पर उन्होंने कल से काम आने के लिए कह दिया और ये भी बता दिया कि वे पुरानी नौकरी जो है उसको 800 रुपये देते हैं और उसे उसका काम देखकर ही पैसे बताएंगे। फिर अगले दिन बेबी जब काम करने आई तो उसने देखा कि एक 35-40 वर्ष की विधवा उसी घर में काम करने जा रही है। साहब ने उस औरत को काम से हटा दिया और वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आकर उसने बेबी को गालियां भी दी क्योंकि बेबी उसकी जगह काम करने के लिए आ गई थी, तो इसके लिए उसको बुरा लगा होगा। तो बेबी ने उसे कहा कि यदि वह जानती होती कि आप यहाँ पर काम कर रही हो तो वह कभी नहीं आती। तो वह चली गई तो साहब ने उसे घर के काम समझा दिए और ढेर सारा काम कम समय में निपटाते देख साहब आश्चर्यचकित रह गए और इस प्रकार वह लगातार कार्य करती रही। बीच बीच में साहब उससे उसके बारे में भी पूछते रहते थे, जैसे उनके बच्चों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, उसकी खुद की पढ़ाई के बारे में, ये सारी बातें उससे पूछते रहते थे। तो वह बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए कहीं और काम दिलाने के लिए अपने साहब को कहती है और अपना पुराना घर छोड़कर वह दूसरे घर में रहने लगी। पर यहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं है, उसे किराया भी 500 रुपये महीना देना पड़ रहा था। ये सब बातें वह साहब से कहती रहती थी। एक दिन उन्होंने उससे पूछा कि उसका महीने में कितना खर्चा हो जाता है, तो वह कुछ बोली नहीं। तो बेबी को सुबह बिना खाए पिए ही काम पर आना पड़ता था और यहाँ पर काम समाप्त कर वह अपने घर का काम भी करती थी। साहब उसका विशेष ध्यान रखते थे। कुछ दिन बाद उन्होंने उससे उसकी दिनचर्या पूछी कि डेली रूटीन क्या है, क्या करती है, क्या क्या कौन कौन से काम करने होते हैं, घर पर क्या करती है, यहाँ से जाकर क्या करती है। ये सारी बातें साहब ने उससे पूछी और उसे पूरी सहायता देने का वादा किया। तो उन्होंने उसे अपना बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ समझने के लिए कहा। तो उन्हें अपने बच्चों के समान तातुस कहकर पुकारने के लिए भी कहा कि वह उसके जो बच्चे हैं उसे तातुस कहते हैं, तो आप भी मुझे तातुसी कहो। इस तरह से बेबी से साहब ने कहा। तो वे उसे अपनी लड़की जैसी ही मानने लगे। तातुस के 3 लड़के थे जिनमें से उसने सिर्फ सबसे छोटे को ही देखा था। कुछ दिन बाद उन्होंने उसे बताया कि उनका बड़ा लड़का भी आ रहा है। तातुस को सुनील से पता चला कि बेबी ने घर बदल लिया। तो उन्होंने बेबी से पूछा कि घर बदलने की बात उसने उन्हें क्यों नहीं बताई। वह उन्हें बहुत बुरा लगा। बेबी ने भी सोचा कि उससे भूल हो गई और उसने उसे घर बदलने की बात नहीं बताई।
तो तातुस ने उसे जाने के लिए कहा तो वह अपना काम करने के लिए ऊपर चली गई। वहाँ 3 अलमारियाँ किताबों से भरी हुई थी, उनमें से बांग्ला की भी किताबें थी। तो एक दिन वह किताब खोलकर देख रही थी तो तातुस वहाँ पहुँच गए। फिर अगले दिन जब उन्हें चाय देने गई तो उन्होंने उससे पूछा कि वह पढ़ना लिखना जानती है। तो उसने बताया कि 6ठी 7वीं तक पढ़ी है। तो उन्होंने उससे कुछ बंगाली लेखकों के नाम पूछे तो उसने तुरंत बता दिए, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरतचंद्र, ये सब नाम बताए। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे तस्लीमा नसरीन की अमार मेव बेला पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी। तो वह पुस्तक लेकर घर चली जाती है और रोज़ उसमें से 1-2 पृष्ठ पढ़ने लगती है। उसे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तातुस के पूछने पर उसने बताया कि वह किताब पढ़ रही है। तब तातुस ने उसे पेन कॉपी भी दिया और कहा कि तुम सब बातें इसमें लिखा करो और तुम्हें अपने होश संभालने के बाद जो भी बातें याद हैं वो सारी बातें इसमें लिख दिया करो। उसे लगा कि क्या वह लिख सकेगी, तो तातुस ने भरोसा दिलाया कि वह ज़रूर लिख सकेगी। उस दिन से वह 1-2 पृष्ठ रोज़ लिखने लगी। तातुस भी उसका लिखना सुनकर बहुत खुश होते थे। उसके आसपास रहने वाले उससे उसके लिखने पढ़ने का कारण पूछते। वह अपना घर भी छोड़ना चाहती थी क्योंकि यहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं थी। जब तातुस को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे ऊपर के बाथरूम का प्रयोग करने के लिए कह दिया। अब वह तातुस काम करने के बाद यहीं से नहा धोकर घर जाती थी। जब कभी उसे अपने घर में जाने में देर हो जाती तो मकान मालकिन उससे कुछ कुछ पूछने लगती। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। उससे उसके पति के बारे में बार बार पूछा जाता था, तो वह उसके साथ क्यों नहीं रहता, वह उनसे दूर क्यों है। तो लोग तरह तरह के ताने भी मारते, तो भी वह किसी की भी परवाह नहीं करती। तातुस के घर जाकर उनका उससे उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा करना उसे सब कुछ भुला देता था। तो तातुस अपने कोलकाता और दिल्ली के बंधुओं को भी बेबी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते थे और तथा वे लोग भी तातुस से उसके बारे में पूछते रहते थे। तो एक दिन बेबी घर में ही बैठी अपने बच्चों से बात कर रही थी कि मकान मालकिन और उनके बड़े लड़के ने यहाँ आकर इस प्रकार की बातें करने शुरू कर दी कि उसे जवाब देने में शर्म आ रही थी। अब उसने ये घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। ये काम पर आते जाते घर ढूंढने का प्रयास करती। एक दिन काम से लौट रही थी तो उसके बच्चे रोते हुए आए और बताया कि उनका घर तोड़ दिया है। उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। आसपास के लोगों के घर भी तोड़ दिए थे। लोग अपना अपना सामान बांध रहे थे, नए घर की खोज में चले गए। वह वहीं अपने बच्चों के साथ बैठ गई और रोने लग गई। वहीं पास में उसके 2-2 भाई रहते थे और उन्हें पता भी था कि उसका घर तोड़ दिया गया है, परंतु उसकी सहायता के लिए उसका कोई भी भाई नहीं आया। रात भर वह अपने बच्चों और भोलादा के साथ वहीं खुले में पड़ी रही। सुबह भोलादा ने उसे कहा कि तुम जहाँ काम करती हो उन्हीं साहब से कह दो, शायद वे तुम्हें रहने का कोई प्रबंध कर दें। वह भोलादा के साथ तातुस के घर गई। भोलादा भारी खड़ा रहा। बेबी अंदर गई तो उसका सूखा सूखा मुंह देख तातुस ने उससे पूछा, क्या हुआ। बेबी ने सारी बातें सुनकर उसे कहा कि वह रात को यहाँ क्यों नहीं आई। उन्होंने बेबी को छत पर एक कमरा खाली करके रहने के लिए दे दिया। तातुस ने उसे कहा कि पहले तुम सब जो खाना बनाना जानती हो वही रात में खाना पड़ता था, अब तो दोनों समय गरम गरम खाना मिल सकेगा। तो मतलब उनके साहब ने कहा कि पहले तो तुम सुबह जो खाना बना के आती थी वही तुम रात को भी खाती थी और अब तुम दोनों समय यहाँ पर गरम गरम बनाकर खा सकती हो। अब बेबी घर का खाना बनाना आदि कार्य बिना किसी के कहे ही अच्छी तरह से करने लगी। तातुस उसे सारा दिन काम में लगे देख कभी कभी उनके पास बैठकर बातें करने के लिए कहते और उससे उसके बच्चों के बारे में भी पूछते। वे उसे उसके बच्चों के लिए रोज़ आधा लीटर दूध देने लगे थे। वे उसे एक नौकरी नहीं बल्कि अपनी लड़की जैसी मान रहे थे और उसके बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज भी कराते थे। उसे इस घर में खाने पीने पहनने आदि किसी चीज़ का अभाव नहीं था। उसे लगता था कि वह इस घर और इतने अच्छे लोग मिलेंगे भी कहाँ, ऐसे लोग और ऐसा घर कहाँ मिलेगा। 2 महीने से उसे अपने बड़े लड़के का कोई समाचार नहीं मिला, जिस कारण वह कभी कभी उदास हो जाती थी।
तातुस ने एक दिन उससे उसके बड़े लड़के के बारे में पूछा तो वह बता नहीं सकी कि वह कहाँ है। तब तातुस ने खोजबीन करके एक दिन उसके बड़े लड़के से टेलीफोन पर बात करा दी। बाद में तातुस ने उसे उस घर में ले आए जहाँ उसका बड़ा लड़का काम कर रहा था। वह उसे अपने पास रखना चाहती थी, पर तातुस उसे फ़ोन पर अपने लड़के से बात करने के लिए कह देते थे। काली पूजा के दिनों में तातुस ने बेबी को कहा कि वह इन दिनों कुछ दिनों के लिए अपने बड़े लड़के को यहाँ ले आए। ये सुनकर बेबी बहुत खुश हुई। तातुस ने बेबी के बड़े लड़के को एक ऐसे घर में काम दिलाने का आश्वासन दिया जहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई भी हो सके। बेबी को 3 बच्चों और अपना बोझ तातुस पर डालना अच्छा नहीं लगता था। वह खाना हिसाब से बनाने लगी, पर तातुस उसे अपने सामने ही खाना खाने के लिए कहने लगे। वे ठसे महीने के पैसे भी मजदूरी समझकर नहीं बल्कि जेब खर्च के रूप में देते थे। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के 2 बंधु सुखदीप और रमन भी वहाँ रहने लगे। वे भी बेबी का पूरा ध्यान रखते थे, तब अपनी आवश्यकताओं के बारे में उसे बता देते थे। रमन ने तो बेबी को खाने की अनेक चीज़ें बनाना भी सिखा दिया। वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए भी कहता था। रमन और सुखदीप काम पर जाने लगे तो बेबी के बड़े लड़के को भी तातुस ने काम दिलवा दिया। बेबी का छोटा लड़का और लड़की सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। वह शाम को बंदी के साथ पार्क में जाने लगी। वहाँ उसकी भेंट 20-22 वर्ष की बंगाली लड़की सुनीति से हो जाती है, जो एक बच्ची को वहाँ घुमाने लाती थी। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके मामा और नानी ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। कुछ दिन बाद सुनीति अपने घर चली गई। अब पार्क में बेबी का मन नहीं लगता था। उसने वहाँ जाना छोड़ दिया और पढ़ने लिखने में समय बिताने लगी। उसने अब तक जो कुछ लिखा था उसकी फ़ोटोकॉपी तातुस ने अपने एक मित्र को कोलकाता भेज दी। एक दिन तातुस ने बेबी से कहा कि उसका पत्र कोलकाता से आया है, जिसे उनके एक मित्र ने उसे भेजा है। तातुस ने उसे वह पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें उन्होंने बेबी के लेखन की प्रशंसा की थी तथा उसकी रचना की किसी पत्रिका में छपवाने की बात भी की। उन्होंने उसे निरंतर लिखते रहने की प्रेरणा भी दी। चिट्ठी सुनकर वह हैरान रह गई कि आपने ऐसा क्या लिखा जो उन लोगों को इतना पसंद आया। जब उसने ये बात तातुस से पूछी तो उन्होंने उसे समझाया कि वह इन सब की चिंता छोड़कर अपना लिखने पढ़ने का काम करती रहेगी तो उसे अपने आप ही समझ जाएगी। ये उनकी बात अनसुनी करके घर के लोगों के खाने पीने की व्यवस्था में भी अधिक ध्यान देती थी। एक दिन वह खाना बनाकर प्लेट को उल्टा रखकर लिखने पढ़ने में लग गई। इसी बीच रमन दा ने आकर उल्टी प्लेट में ही खाना डालकर खाना खाने लगा तो सब्जी की तरी नीचे गिरने लगी। जब उसे इसका कारण समझ में आया तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और जब बेबी ने उसकी हंसी का कारण पूछा तो वह भी अपनी हंसी न रोक सकी। तातुस को जाकर बताया कि जोर की भूख लगी होने पर कैसे रमनदा उल्टी प्लेट में ही खाना खा रहे हैं। ये सुनकर तातुस भी हंसने लगे। तब तातुस ने उसे याद दिलाया कि उनके बंधु के आए हुए पत्र का उत्तर उसने ही देना है। बेबी ने कहा उसे पत्र लिखना नहीं आता, तो तातुस बोले कि जैसे भी बने वैसे ही पत्र उसे ही लिखना होगा। बेबी सोच में पड़ गई क्योंकि उसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा था। फिर तातुस से विचार कर उसने उन्हें इस संबंध में पत्र लिखा। उस पत्र के उत्तर में उसे जेठू ने उसे निरंतर लिखते रहने की प्रेरणा देते हुए लिखा कि आशा पूर्णा देवी भी घर के सब काम काज निपटा कर लिखती थी, तुम भी दूसरी आशा पूर्णा देवी हो सकती हो, इसलिए लिखती रहो। इस प्रकार जेठू, तातुस और तातुस के दिल्ली के मित्र रमेश बाबू भी उसे लिखने के लिए प्रेरित करते रहते थे। तातुस उसके लिखे हुए फ़ोन पर भी उन्हें सुनाते थे। लिखे हुए जो पत्र रहते थे वो फ़ोन पर भी सुनाते थे। उनके मित्र ने बेबी के लेखन को एनी फ्रैंक की डायरी के समान बहुत अच्छा बताया। जब बेबी ने तातुस से एनिक के संबंध में पूछा तो उन्होंने एक पत्रिका से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर बेबी को सुनाए तो उसे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से देखा आपने कि मतलब वह पत्र लिखने लगी थी और अपनी रचनाएं वहाँ भेजने लगी थी। उसका जो भी लिखा हुआ था वो सब पत्रिका में छपने लगा था। और साथ ही साथ उसने पूछा कि एन फ्रैंक कौन है, तो उसकी जब डायरी
के कुछ अंश पढ़कर बेबी को सुनाए तो उसे बहुत अच्छे लगे और उसको प्रेरणा मिली कि मुझे भी इस तरह से लिखना चाहिए। तो कोलकाता में किसी विद्यालय में पढ़ाने वाली शर्मिला दी भी बेबी के लेखन से प्रभावित हो उसे लिखते रहने के लिए प्रेरित करती रहती थी। उनके पत्रों से बेबी को बहुत स्नेह मिलता था। वे उसकी ही आयु की थी। उसने उन्हें देखा नहीं था, परंतु उसकी इच्छा होती थी कि उनसे मिले। एक दिन वह एक अलमारी की चीज़ें पोंछ रही थी तो उसे वहाँ एक फ़ोटो एल्बम दिखाई दिया जिसमें अर्जुनदा और उनके बंधुओं के चित्र थे। उसमें जेठ शर्मिला दी अर्जुनदा के भी फ़ोटो थे। शर्मिला दी लेखिका थी और उनकी एक किताब भी छप चुकी थी। विभिन्न पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ प्रकाशित होती रहती थी। वे उससे उसके बच्चों का हालचाल भी पूछती रहती थी। बेबी को लेखन कार्य में प्रोत्साहित करने वाले जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। उन्होंने जेठू के घर उसकी रचना का पहला खंड पढ़कर उसे लिखा था कि उन्हें उसकी रचना अच्छी लगी। अब देखो, जितने भी तातुस के बंधु मित्र थे, रिश्तेदार थे, उन सबको बेबी की रचना पसंद आने लगी थी और सब लगातार उसको प्रोत्साहन दे रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे लेखन कला के लिए और उसको भी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वह भी लिखना सीख गई और किस तरह से लिखते हैं उसको लगातार हिम्मत मिलती रही इस बात की। इसके लिए अपने जीवन के अनुभवों को सहज भाव से वह लिखने लगी थी। अपने जीवन के अनुभवों को इस प्रकार सहज भाव से लिखना इतना सहज नहीं होता जैसा कि उसने लिखा है। उन्होंने उसे नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा, आर्थिक कष्ट के संबंध में लिखने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही उन्होंने अपना एक लेख भी भेजा जिसे उसने तातुस के समझाने पर कुछ समझा था। इतने लोगों द्वारा प्रोत्साहित करने पर भी वह सीखती थी कि क्या वह कभी कुछ ठीक से लिख भी पाएगी या नहीं। तो इतने सारे लोग उसको प्रोत्साहन देते थे और साथ ही उसकी रचनाएं छपने भी लगी थी। फिर भी उसके मन में आत्मविश्वास नहीं था कि वह ठीक से लिख पाएगी या नहीं। एक दिन सुबह सुबह बेबी के पिताजी वहां आ पहुंचे। उसने तातुस को अपने पिता के आने के बारे में बताया। तातुस ने उन्हें बिठाने तथा कुछ खिलाने पिलाने के लिए कहा। उसने अपने पिता को शरबत बनाकर दिया और उनसे माँ के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी 6-7 महीने पहले ही मृत्यु हो गई। उसका भाई माँ के मरने पर गया भी था। बेबी को ये सूचना किसी ने नहीं दी। मतलब उसके भाई आसपास में ही रहते थे, लेकिन बेबी को उन लोगों ने नहीं बताया था कि उसकी माँ मर चुकी है। ये कुछ देर माँ को याद कर सिसक सिसक कर रोती रही। इस बीच वह अपने भाइयों से मिलने भी गई, पर फिर भी किसी ने भी माँ की मृत्यु के बारे में नहीं बताया। उसके पिता भी माँ की मृत्यु पर नहीं गए थे। उसके भाई ने माँ का क्रियाक्रम किया था। बाबा ने बेबी के बड़े लड़के को देखने की इच्छा व्यक्त की तो वह उन्हें उससे मिलाने ले गई। उसे देखकर बाबा खुश हुए और बेबी से कहा कि एक दिन तेरा बेटा तुझे सुख देगा। बाबा जब जाने लगे तो तातुस ने उनसे कहा कि वे बेबी की ओर से निश्चित रहें। ये भी बेबी को वहाँ खूब अच्छी तरह रहना देख संतुष्ट थे। बाबा चले गए, परंतु बीच बीच में फ़ोन कर बेबी की खोज खबर लेते रहते। उन्हें बेबी के लिखने पढ़ने का भी पता चल गया था। वे उसे अपने पास भी बुलाते थे। बाबा के जाने के कई दिन बाद उसे अपनी माँ की याद आती रही। बाबा के गिरते हुए स्वास्थ्य की भी चिंता लगी रही। उधर जेठ और शर्मिला दी के कई पत्र भी आ गए थे। उनका उसने जवाब भी देना था। वह उन पत्रों का उत्तर देने के लिए फिर से पढ़ने बैठ गई। जेठू के पत्रों में उसका शब्दकोश की सहायता लेना ठीक कहा गया। उन्होंने उसे उस भूलों से घबरा कर लिखना बंद करने से मना किया। वे चाहते हैं कि नववर्ष में वह खूब लिखे और मलेश्वरी की तरह मोटी हो जाए। वे उसे ठसे आनंद का लेख भी भेजते हैं। उसकी लिखावट से अब उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। वे उसे बार बार शाबाश देते हैं और भूलों की चिंता किए बिना लिखते रहने के लिए कहते हैं। तो उससे भूल हो जाती थी कुछ, फिर भी वो लोग कहते थे कि ये सब की चिंता मत रखो, भूल होती रहती हैं, अपने आप सुधरती जाएंगी, आप लिखती रहो। तो वे इस तातुस के इस कथन का समर्थन करते हैं कि भूल होती है तो हो, फिर भी लिखो। ये सब पढ़कर बेबी की इच्छा होती कि वह लिखती ही रहे। शर्मिला दी के पत्र हिंदी में लिखे होते थे। उनके पत्र ऐसे होते थे कि जैसे वे अपनी किसी सखी को लिख रही हूँ। उनमें लिखा होता कि बेबी जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें
भी माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही ठीक है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे। तुम मेरे लिए सजना, मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों एक दूसरे मिलकर जी भरकर हंसेंगे। जब तुम्हारा लिखा हुआ पत्र पढ़कर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतने कष्ट में बीता हुआ तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? बेबी को ये बात बहुत मज़ेदार लगी कि शर्मिला दी ने उसके सजने दजने के बारे में पूछा, या क्योंकि उसे सजना दजना तो कभी भी अच्छा नहीं लगा। यह तो बचपन से ही वह सब पसंद नहीं करती थी। शादी के बाद इन सब चीज़ों का उसे शौक़ नहीं था। वह अधिकतर जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा लेती थी तथा साड़ी के स्थान पर सलवार सूट ही अधिक पहनती थी। तो बेचारी की परिस्थिति ऐसी थी कि कभी सजना दजना उसको जमता ही नहीं था। वह नहीं सजती थी, बस सीधे सीधे कंघी कर लेती, मांग में सिंदूर लगा लेती और साड़ी भी नहीं पहनती थी, सलवार सूट ही अधिक पहनती थी। तो जब शर्मिला दी ने कहा कि जब तुम हमें मिलोगी तो हम तुम्हारे लिए सजेंगे, तुम हमारे लिए सजना, तो उसको ये बात बहुत मज़ेदार लगी। तातुस के घर आकर वह इन सब तुच्छ बातों से बच गई थी। वह साड़ी क्यों नहीं पहनती, सजती धजती क्यों नहीं, तथा उसका पति उसके साथ क्यों नहीं रहता, ये सब बेकार की बातें जो भी उसके साथ होती थी, तो इन सब से उसको छुटकारा मिल गया था, क्योंकि तातुस के घर में रहने लगी थी और तातुस उसे बहुत स्नेह देते थे। तातुस के लड़के विदेश से लौटने पर उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते थे। अर्जुन दा की माँ भी उसे कुछ न कुछ ज़रूर देती थी। वह सोचती थी कि इन लोगों का इतना प्यार वह संभाल भी नहीं पाएगी। अब उसे इस बात का आश्चर्य होता था कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले भी यही सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के संबंधियों को छोड़कर वह कहीं भी नहीं रह सकेगी। उसे लगता था कि ये सब कहने की बातें हैं। वह भी अपने बंधुओं के बिना कुछ दिन उदास रही थी, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तातुस के यहाँ रहते हुए बच्चों के पालने पोसने में वह इतनी मगन हो गई कि अब वह चाहती है कि उन संबंधियों में से कोई उससे मिलने भी ना आए। तो उसके जो सगे थे उनसे तो वह मिलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि तातुस ने इतना उसको स्नेह दिया था कि उनसे मिलना भी उसको अच्छा नहीं लगता था। तातुस के घर में ही उसको खुशी मिलती थी। उसके बच्चे ठीक से पढ़ लिख रहे हैं, उनके रहने बोलने व्यवहार का ढंग बदल गया है। एक दिन उसकी लड़की ने उससे कोई कविता सुनाने के लिए कहा तो उसने जो कुछ मन में आया 2-4 पंक्तियाँ सुना दी। वह उन पंक्तियों को सुनकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसे लगा कि यदि उसके बच्चों ने उसके हाथ में अखबार देख लिया तो और अधिक हंसेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को अखबार पढ़ते कभी नहीं देखा था। तो देखो, अपने बच्चों से भी छुपाती थी इस बात को कि वह अखबार पढ़ती है और अखबार में उसकी कविताएं भी छपती हैं। ये तो बच्चों को पता तक भी नहीं था। तातुस की यहाँ रहती हुई बेबी रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने पर भी तस्वीरें देखकर उसके बारे में वह तातुस से पूछती थी। तातुस उसे उन तस्वीरों के नीचे लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए कहते। वह एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुस पूरे शब्द का उच्चारण कर उसका अर्थ उसे समझा देते। इसके बाद वह बच्चों को स्कूल भेजने, अर्जुन दाल के लिए भोजन बनाने आदि कामों में जुट जाती। उसे कुछ अच्छा बनाकर हमेशा अच्छा लगता था। अब उसे उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना भी अच्छा लगने लगा था। तातुस जब अखबार में से उसे कुछ बताते तो उसे वह सब बिल्कुल नया लगता, इसलिए वह रोज़ सवेरे अखबार के आने की प्रतीक्षा करती। और एक दिन सुबह उठने में उसे कुछ देर हो गई। नीचे आकर उसने देखा कि तातुस स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। वह चाय बनाकर लाई और उन्हें चाय देकर दूसरी अखबार उठाकर उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुस ने उसे अपनी चाय भी लेकर वहीं आने के लिए कहा। उससे पूछा कि उसे इस घर में आए 1 वर्ष हो गया है। बताओ कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तुम्हें यहाँ क्या अच्छा और क्या बुरा लग रहा है, यहाँ आकर तुमने क्या सीखा। बेबी उन्हें कोई उत्तर न दे सकी। वह खिड़की के पास जाकर आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ गई और उसकी माँ चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने। ये सब हो न सका। उसे लगा कि उसकी माँ आज होती तो कितनी खुश होती कि उसकी बेबी पढ़ लिख रही है, कि मतलब उसकी माँ की इच्छा थी कि बेबी पढ़ ले, उसके सभी बच्चे पढ़ लिख लें, लेकिन उसके जीते ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। और आज जब बेबी को पढ़ना लिखना आ गया तो आज उसकी माँ नहीं है। तो ये बात सोचकर वह उदास हो गई थी। वह अभी और पढ़ना लिखना चाहती है, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती है। बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
गिलास में पड़ी चाय ठंडी हो गई थी। तभी बेबी ने अर्जुन दा की आवाज़ सुनी। वे अपनी चाय मांग रहे थे। वह उनकी चाय बनाने की किचन की ओर जा रही थी कि किसी ने गेट पर बेल बजाई। जाकर देखा तो पड़ोस का लड़का एक पैकेट लाया था जिसे डाकिया भूल से उसके घर दे गया था। उसने वह पैकेट तातुस को दे दिया। तातुस ने देखा कि बेबी ये तो तुम्हारा पैकेट है। उसने पैकेट खोला तो उसमें एक पत्रिका थी। उसने पत्रिका के पन्ने पलटे तो उसे एक जगह दिखाई दिया, आलो अंधारी बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। उसे जेठू की बात याद आ गई कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। तभी उसकी नज़र अर्जुनदा के लिए चाय बनाने के लिए उबलते पानी पर पड़ी। वह चाय बनाकर अर्जुनदा को देने के बाद पत्रिका लेकर अपने बच्चों के पास गई। वे अपनी माँ का नाम किताब में देखकर हंसने लगे और वह उन्हें वहीं छोड़कर भागती हुई तातुस के पास गई और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। बच्चों, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर इंसान के अंदर जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, तो वह कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। तो बेबी हालदार भी देखो एक लेखिका बन गई थी, एक नौकरानी से एक प्रसिद्ध लेखिका। उसने अपनी ही आत्मकथा ये लिखी है। इस पाठ के माध्यम से उसने बताई है कि किस तरह से किन किन परिस्थितियों में रहकर किसी दूसरे के घर नौकरी करके और उनके घर काम करके पढ़ना लिखना जारी किया। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर थी कि वह मेहनत करती थी। इसके लिए लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, उसकी मदद की। ये तय है कि जो इंसान मेहनत करता है उसकी तो भगवान भी मदद करते हैं। लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो ये आत्मकथा हमें ज़रूर प्रेरित करती है और कुछ नया सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें उत्साहित करती है। मुझे ये आत्मकथा बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।